What happens to the force of gravitation between two objects if the mass of one object is tripled? तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का बड़ा एम एक का छोटा एम मास था, और किसी एक का मास हमने ट्रिपल्ड कर दिया। तो यहाँ पे फोर्स मान लीजिए एफ लग रही थी, तो यहाँ पे नई फोर्स क्या होगी, या F1 लग रही थी, तो यहाँ पे F2 जो होगी उसका F1 से क्या रिलेशनशिप होगा। तो भाई इसी को ट्रिपल्ड कर देते हैं और दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, वही रख देते हैं। तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू M अपॉन 3M, ये कर सकते हो आप, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, इसलिए ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये कहां से आ रहा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आ रहा है। अब M और M कैंसल हो गए, F2 यहां पे आ गया और 3F1 यहां पे आ गया, यानी कि जो बाद वाली फोर्स है वो पहले वाली फोर्स के 3 टाइम्स है। तो यानी हम कह सकते हैं द फोर्स बिकम्स 3 टाइम्स। बस यही आंसर हो गया ए पार्ट का, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड। चलो ये करते हैं। तो पहली बार में डिस्टेंस थी r और दूसरी में हो जाएगी r/2। यहां से आप लिख सकते हो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऐसा रहता है ना। तो R1 क्या है, अपनी R ही है, और R2 क्या है, R/2 हो जा रही है, इसका स्क्वायर है, इसको भी आप R/1 करके रेसिप्रोकल वगैरह कर सकते हैं, सब करता हूं मैं अभी आपके सामने। F1 अपॉन F2, अंदर ही अंदर मामला चल रहा R/2, और ये क्या है, ये है R/1, ये उलट पलट हो जाएगा तो ये 1/R हो जाएगा। काफी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से कर रहा हूं। और ये हो गया, फिर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो F1 अपॉन F2 आ गया 1/4। तो F2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स F1। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। इसका मतलब बाद वाली फोर्स जो है F2 वो पहले वाली फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो गया, 4 टाइम्स। द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। ये था हमारा बी पार्ट। अब आ जाते हैं सी पार्ट में, जहां पे ये कह रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द मास ऑफ अदर इज हाफ्ड। तो एक को डबल कर दिया गया, इसे बोल दिया 2m, और दूसरे वाले को कर दिया m/2। डिस्टेंस में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि डिस्टेंस सेम है। और अब यहां से आप देख सकते हैं कि जब सिर्फ मासेस पे डिपेंडेंस है तो ऐसे हम लोग करेंगे, और F1 अपॉन F2 को हम लोग क्या लिखेंगे, M1 M1 और M2 M2। यहां पे क्या हो रहा है, M1 क्या है M, और ये वाला M1 क्या है, ये भी M है, ये वाला क्या है, M की जगह रिप्लेस हो गया 2M, तो हम लोग यहां रख देंगे 2M, और ये हो गया है M/2। तो ये देखिए मजेदार बात हो गई, एक का मास डबल किया और एक का मास हाफ किया, तो ये mm भी कट जाएंगे और अंत में हमें 1:1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब फोर्स रिमेन्स सेम, नाइदर इंक्रीज्ड नॉर डिक्रीज्ड, फोर्स रिमेन्स सेम होगा सी पार्ट का आंसर। आपके पास जो रत्ना सागर बुक है जो मुझे दिख रही है यहाँ पे 2022 में, तो उसमें सी और डी के जो आंसर्स हैं वो इंटरचेंज हैं, तो आप चिंता मत करिए, जो मैं यहां कर रहा हूं वही सही है।
डी पार्ट में ये लोग कह रहे हैं द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रिपल्ड। तो ये m और m है, तो अब ट्रिपल्ड होने के बाद ये 3m और 3 छोटा m है। तो यानी कि शुरू में हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रोपोर्शनैलिटी है, और बाद में 3m इंटू 3m लिख सकते हैं। अब ये कैंसल हो गया, तो f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि f2 हो जाएगा f1 से 9 गुना। बाद वाली फोर्स पहली वाली फोर्स से 9 टाइम्स हो जाएगी। द फोर्स बिकम्स 9 टाइम्स। If the distance between two objects is increased 4 times, then by how many times should the mass of one of the objects be changed to maintain the same gravitational force? तो भाई पहले डिस्टेंस अगर r थी m और m के बीच में, बाद में डिस्टेंस 4r कर दी, तो कितने टाइम्स हमें मास कम करना है या बढ़ाना है वो किसी एक के साथ करेंगे। तो हम लोग उस नंबर को k रख देते हैं, जिससे कि फोर्सेस जो हैं वो बराबर है। एक मास को हमने अनचेंज्ड रखा और दूसरे मास के साथ हमने k टाइम्स का फैक्टर लगा दिया। उसे उतने टाइम्स बढ़ा दिया या घटा दिया, वो डिपेंड करेगा कि k फ्रैक्शन में आएगा या इंटीजर में या होल नंबर में आएगा, है ना। चलो, तो बस f1 इज इक्वल टू f2 लगाओ, क्या दिक्कत है, ज्यादा कुछ समझ में तो आ नहीं रहा हम लोग को। ये हटाओ, ये है g m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये है g k m फिर से m डिवाइड बाई इंक्रीज 4 टाइम्स हो चुका है ना, ऐसे ही तो कह रहा है। बस अब जो जो कट रहा है वो काट डालो, g कट गया, m कट गया, छोटा m कट गया, आर स्क्वायर भी अंदर ही अंदर कट गया। याद रखिए 4 स्क्वायर है, यहां पे इधर 1 है, इधर k है, इधर 4 स्क्वायर है। आप देख सकते हैं k इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि 16 आ गया। k क्योंकि हमारा होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, पूरा पूरा नंबर आ गया, 1 से बड़ा है, यानी कि मास को m जो था उसे अब 16m कर देना, यानी इंक्रीज कर देना। तो क्या करेंगे, मास should be increased 16 times। बस 16 टाइम्स ही हमारा आंसर हो जा रहा है। Calculate the force of gravitation between two objects of masses 25 kg and 40 kg kept at a distance 10 meter from each other। तो सारी चीजें हमें दी गई हैं, केवल वैल्यू पुटिंग है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। दोनों मासेस हमें पता है, एक 25 है और एक 40 है। डिस्टेंस क्या है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी मल्टीप्लाई में है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 25 मल्टीप्लाइड बाई 40 हो जाता है 100, और ये हो जाता है 1000, और ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 0 1 0 1 0 कट गया। ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखो यार अगर आता नहीं है तो मैं और जल्दी नहीं कर रहा हूँ, अब धीमे ही कर रहा हूँ। 10 को आप 10 टू द पावर 1 करेंगे तो -11 + 1, इतना सर्ट्स एंड इंडिसेस आप पढ़ चुके हैं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -10। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सो ऑल डन, यही हमारा फाइनल आंसर है। मास ऑफ 40 kg is attracted by a mass of 25 kg lying at a distance 2 मीटर। चलो बना भी लेते हैं फोटोग्राफ। मतलब एक मास ये है, दूसरा मास ये है, और ये 40 kg है, ये 25 kg है, ये दोनों 2 मीटर पे हैं, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दे दिया गया
1.67 इंटू 10⁻⁻8 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जी को ही आइसोलेट कर लेते हैं। यहां पर ऐसा जी हो रहा है, एफ आपको दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻8, आर दिया गया है 2 और एम है 40 इंटू 25। 40 इंटू 25 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। दिस इज 1.67 इंटू 4 कर देंगे यहाँ पे 10⁻⁻8। ये कॉम्बिनेशन अच्छा इसलिए क्योंकि ये 1000 बन जाता है, 1000 यानी कि 10⁻3 और 1.67 इंटू 4 हो जाता है 6.68। और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻11। तो जी की जो वैल्यू होती है लगभग वही वैल्यू आ गई है। हम लोग 6.67 पढ़ते हैं, बट इस क्वेश्चन या इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से 6.68 इंटू 10⁻11 हमारा आंसर हो रहा है। Mass of planet Jupiter is 1.9 into 10⁻27 and that of the Sun is 1.99 into 10⁻30 kg. The mean distance of Jupiter from the Sun is 7.8 into 10⁻11. Calculate the gravitational force which the Sun exerts on Jupiter. तो R भी पता है और G की वैल्यू हम जानते हैं। मीन डिस्टेंस क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया कि सन यहाँ पे और जुपिटर जो है वो ऐसे राउंड लगाता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, तो ये डिस्टेंस कभी ज्यादा होती है, ये डिस्टेंस कभी कम होती है, तो पूरी ऑर्बिट की सारी डिस्टेंसेस लेके उसका मीन निकाल देते हैं, इसलिए मीन बोल रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में आप उसे आर ही मानिए, एक सिंगल वैल्यू। ओके, तो F हमें निकालना है, G है 6.67 इंटू 10⁻11। काफी बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी यहाँ पर। M है 1.99 इंटू 10⁻30 और दूसरा है 1.9 इंटू 10⁻27। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए, R क्या है 7.8 इंटू 10⁻11, इसका भी स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए, जो भी ऐसे नंबर्स हैं वो साथ में कर लीजिए, पावर वाले जो 10 टू द पावर वाले हैं उन्हें साथ में कर लीजिए। तो 6 इंटू 2 इंटू 2 कुछ 24 25 इस टाइप आना चाहिए। वो मेरे पास आ रहा है 25.23928। ठीक है भाई, ये यार मल्टीप्लाई कर लेना। वैसे अगर इसे 2 इसे 2 4 कर लें तो काफी आसान हो जाएगा, लेकिन इतना राउंड ऑफ शुरू में आप मत करिए। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 30 30 60, 3 कम 57, 57 में से 11 गया, 5 में गया 4 और 7 में गया 6। ठीक है, एंड ये 7.8 का स्क्वायर हो जाएगा कुछ 60.84 इंटू 10 टू द पावर 22। अब 25 डिवाइडेड बाई 60 आप करोगे तो वो मेरे पास आ रहा है 0.4148 इंटू 10 टू द पावर 6 में 2 गया 4 और 4 में 2 गया 2, 10 टू द पावर 24। अब देखिए यहां एक डेसिमल आप शिफ्ट कर दोगे तो 4.15 कर लिया मैंने, 48 को 50 कर लिया। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 23 और फोर्स है तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो इस तरह से हम लोगों ने जुपिटर और सन के बीच में कितना फोर्स आ रहा है वो भी कैलकुलेट कर लिया।
प्लीज बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड में आपको काफी समस्या होगी, धीरे धीरे करिए बट पूरा करिए, डोंट यूज कैलकुलेटर।